Assalamualaikum. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with me Huma and Zuhaib is with me. अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक कराची वालों को। सबसे पहले तो जुहेब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बाकी सारे जो अभी हमें हमारे साथ भी हैं, क्योंकि वो पीपल्स बस सर्विस जिसका जिक्र हो रहा था, जिसके वादे हो रहे थे, जिसके लिटरली मैं कहती हूँ शायरी स्टार्ट हो गई थी इंतज़ार में, वो अब शुरू हो गई है। और कराची इज़ ऑल द मोर हैप्पियर कि फाइनली वी हैव अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सांस लिया। और हमारा जो काम है, हम कल भी इस पर तनकीद कर रहे थे, और मीडिया का काम भी वॉच डॉग का होता है, तनकीद करने का होता है, और पॉजिटिव तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और वही हमारा मकसद भी था कल भी, और इससे पहले भी जब भी हमने बात की कि भाई लोगों की सफरी ज़रूरत है, सहूलत है, उसको मुहैया किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मसाइल पेश आ रहे हैं। और आपको पता है, खुशाइन बात है कि अगर हुकूमतें सुनती भी हैं और देखती भी हैं, जहाँ तनकीद जायज़ है उसको बर्दाश्त भी करती हैं, और फिर एब्सोल्युटली। और मेरा ख्याल है आई वुड लाइक कि थोड़ी सी क्रेडिट तो खैर जिसको जाएगा उसको जाएगा, लेकिन जितना पुश किया जाए, जितना इसके बारे में बात किया जाए, मेरा ख्याल है कि उतनी जल्दी में भी चीज़ें होती हैं। ये इसमें कोई जल्दी वैसे बिल्कुल नहीं हुई, इसमें तो ताख़ीर ही ताख़ीर हुई है, क्योंकि हम आपको काफ़ी बार ये बताते रहे, बल्कि कल तो हमने पूरा एक सेगमेंट किया था इसी लाड़काना का भी हमने बताया था, बिल्कुल लाड़काना का भी बताया था, इधर का भी। और ख़ास तौर पर चूँकि बसें आके कुछ महीनों से खड़ी भी हुई थी, तो वी वर जस्ट वेटिंग कि किस चीज़ का इंतज़ार है। वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, बसें शुरू हो गई हैं। और फिलहाल जी 25 बसें जो हैं वो 7 रूटों पे कराची में चलेंगी, और बड़ी खूबसूरत शाइनी बसेज हैं यहाँ। बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत इल्तजा है कराची वालों से, कम्यूटर से, जो इन बसों पे जाएंगे, जो इस्तेमाल करेंगे, कि प्लीज़ इनकी हालत देखें, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, एयर कंडीशनड है, मतलब ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इनको अच्छी हालत में ही रखा जाए। और ये तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जो उस बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, इंतजामिया की भी और उन लोगों की भी। बिल्कुल आपकी चीज़ है ये, आपकी सहूलत के लिए। तो जितनी लंबा ये चलेगी, जितना अच्छी आपको सहूलत मिलेगी, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अभी कम है तादाद, अगर देखा जाए कराची में, अगर 3 करोड़ तो तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी तो होगी। नहीं, और ज़्यादा कहा यही जा रहा है कि ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कहा जा रहा है ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी बहुत कम है। यानी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ इसको कहा जा सकता है, लेकिन कुछ तो है। खैर, कुछ शुरू हुआ, और सिंध हुकूमत से हम यही उम्मीद करते हैं कि लेकिन अब ये जो रूट पे चल रही हैं, अभी फिलहाल वैसे 7 रूट है, लेकिन अभी एक ही रूट पे चल रही है। अच्छा, और भी दीगर कुछ मामलात हैं, कुछ सिंध के मामलात, और ये MQM और पीपल्स पार्टी के जो फंस से गए हैं कुछ मामलात, बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, वैसे इसहाक डार की वापसी की खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। बिल्कुल, और बड़ा एक सवालिया निशान भी है कि वो आ तो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत सालों से नहीं भी आए, और उनको इश्तिहारी करार भी दिया हुआ है, तो आएंगे तो क्या होगा। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या होगा, ये साहब का क्या होगा, क्योंकि आपको याद है पहले जब नून लीग की हुकूमत जा रही थी, तो उस वक्त मिफ्ता आ गए थे इसहाक डार की जगह, और मिफ्ता ने कुछ बात भी की थी कि भाई डॉलर को स्टेबल रखने के लिए जो पैसे खर्च किए गए वो ठीक पॉलिसी नहीं थी, और ये मतलब तो दोनों का आपस में जरा हुई थी। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक्चुअली क्या होने वाला है। लेकिन ये जो नया तनाज़ा है, नया कहें या पुराना कहें, ये तनाज़ा तो उठता रहता है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में। उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल देते हैं, और फिर होपफुली सईद गनी साहब विल बी जॉइनिंग अस, और उनसे भी बात करेंगे। प्रीएम्बल, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जो है पर वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं, और MQM पाकिस्तान और JUI पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। MQM ने खबरदार किया है कि सिंध हुकूमत ने रवैया ना बदला तो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन देखते हैं कैसे होते हैं। के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। आज बल्दिया के इलेक्शन में अगर ये हाल हो रहा है, तो 23 के इलेक्शन में क्या होगा? 23 के इलेक्शन में कितनी जेरीमैंडरिंग होगी पूरे मुल्क में। और रहनुमा JUI राशिद सुमरो भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए सिंध हुकूमत को एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी करने का ऐलान कर रहा हूँ। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। सिंध हुकूमत से सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिंध के अवाम की जान छुड़ाने तक अब जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में तहरीक चलाएगी। हुकूमत में हम जरदारी साहब के साथ नहीं हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो हमने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें।
और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी JUIF भी पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो गई है। MQM पाकिस्तान बल्दियाती कवानीन के हवाले से पहले ही एक मौक़िफ़ रखती है। PTI हुकूमत का साथ छोड़ने की सूरत में पीपल्स पार्टी से MQM का जो मुआहिदा हुआ था सिंध के बल्दियाती कवानीन में तब्दीली, इसकी अहम एक शिक थी। MQM का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मुआहिदे के ज़ामिन थे तो वो मुदाखलत करें। और आपको याद दहानी के लिए दिखाते हैं कि MQM और उस वक्त के पोजीशन जो है अपोजिशन इत्तेहाद में क्या मुआहिदा हुआ था, ये सुने। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीक सफ़र हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है इस मरहले पे कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। अभी सारे मामला आपके सामने हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी 1-2 महीने ही हुए हैं और MQM से सारे मामला, फिर आपकी जो PDM की सरबरा जमात, उसके सरबरा JUIF के मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात आपसे नाराज़ दिखाई दे रही है, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि वो इंटरवीन करके मुआहदे पर अमल दरामद कराए। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है उसकी वजाहत होना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का कोई इंतखाबी अलायंस नहीं था और ना ही ये किसी मुआहदे का हिस्सा है, और इसी तरह JUIF के साथ भी हमारा कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है और ना ही ये किसी मुआहदे का हिस्सा है। 2023 में भी जब इलेक्शंस होंगे तो गालिब इम्कान यही है कि हम तमाम जो सियासी जमातें भले ही सबसे हुकूमत में बैठी हों, लेकिन अक्सर मकामात पर एक दूसरे के सामने मुकाबला करेंगे हम। अब जो सूरत हाल पैदा हुई सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाब के हवाले से और जिस किस्म के इल्जाम लगे, ये बदकिस्मती की बात है कि जहाँ जो हारता है वो ये करता है, लेकिन मैं इतनी गुंजाइश फिर भी देता हूँ कि अगर कहीं वाक़तन ऐसी कोई चीज़ें मौजूद हैं, कोई शहादतें हैं, कोई एविडेंस हैं, कहीं पर एतराज़ है, तो उस पर ज़रूर मैं तो इस बात को सपोर्ट करूँगा कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, जो कानूनी तरीका से इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी और हम उसमें इनको शायद मदद ही करेंगे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंतखाबात में शिकस्त की बुनियाद पर जो है वो किसी और चीज़ को उसके साथ जोड़ देना जो है वो नामुनासिब बात है। MQM के साथ जो बल्दियाती कानून में तरमीम की बात है, बेहतरी की बात है, उस पर हम अपनी जगह बिल्कुल कायम है। जो बात उनसे हुई थी उस पर हम काम भी कर रहे हैं। उसमें जो ताख़ीर हुई है उसके भी कुछ असबाब है, कुछ हमारी तरफ से हुआ होगा, कुछ उनकी तरफ से हुआ होगा, लेकिन वो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शंस को मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। कराची में भी इलेक्शंस होने हैं, हैदराबाद में भी होने हैं, वहाँ भी यकीनन इस किस्म की सूरत हाल बनेगी। और पीपल्स पार्टी अगर सुबह सिंध में जीती है तो ये कोई अपसेट नहीं हुआ है। हर शख्स को पता था, हर जमात को पता था कि पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारे कैंडिडेट हर सीट पर मौजूद थे, किसी जमात के पास उम्मीदवार नहीं थे। PTI जिसने पता नहीं कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार उनको नहीं मिल सके, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमने दान किया। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि शायद वो ज्यादती कर रहे हैं और वो इल्ज़ाम उनको उस तरह से लगाने नहीं चाहिए। लेकिन बात तो ये है गनी साहब कि अब तो किसी कंसेंसस पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी बरहम है और उनका भी ये कहना है कि बल्दियाती कवानीन में तब्दीली बड़ी अहम एक शिक थी जिसको फॉलो नहीं किया गया। अब अगर विफाक में एक इत्तेहाद हुआ है और इस वक्त एक लड़ाई पड़ रही है तो इट इज़ इन एवरीबडीज़ फेवर कि उसको सेटल किया जाए, उसको डील किया जाए और बात इससे आगे ना बढ़े। तो इसके लिए कुछ आप करेंगे? देखिए हुमा, इलेक्शंस होना और बल्दियाती कानून में तरमीम होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो तरामीम है आज इस पर जो बात हो रही है उसका इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब नुमाइंदे आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी कानून में तरमीम करके उनके इख्तियारात बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहती थी, लेकिन जो सूबाई असम्बली की एक सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है जो तरामीम को देख रही है, उसमें PTI ने, GDA ने और MQM ने
ये मौक़िफ़ रखा कि जब तक कानून हम बना नहीं लेते नया, तब तक इंतखाब मुलतवी होने चाहिए। हमने उन तीनों जमातों की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि सिंध असम्बली की सिलेक्ट कमेटी का ये नुक्ता नज़र है, लिहाजा इंतखाबात को आगे करवाया जाए। अब अगर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया और इंतखाबात वक्त पर करवा दिए, तो इसका इल्जाम जो है वो मैं नहीं समझता। ये तो सारे मामला सब ठीक है, अदालती मामला सब ठीक है, लेकिन कंसिडरिंग वो जो सारा माहौल है, यानी आपने नेशनल असेंबली में भी आपने देखा, फिर सेनेट में भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि जरदारी साहब के कहने पर हम आ गए, वरना हमें तो फंड्स भी मिल रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि जरदारी साहब बहुत एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपना मौक़िफ़ रखते हुए कि भाई ये पीटीआई हुकूमत इस वक्त मुआशी तौर पर बर्बाद करने जा रही है मुल्क को, तो हमें संभालना चाहिए। तो आपको इसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे ही ये उम्मीदें की जा रही हैं और आप ही से शिकवे गिले हो रहे हैं, क्योंकि अगर सिंध के अलावा देखा जाए तो वहाँ तो इल्हाक बड़े अच्छे तरीके से लड़ भी रहा है पीटीआई के खिलाफ और सीट एडजस्टमेंट्स भी होती जा रही हैं, लेकिन सिंध का मामला हमें 24 जुलाई को भी अब नज़र आ रहा है कि शायद ये मारा मारी और ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होंगे। देखिए, जो बात मैंने पहले आपको बताई उसका बुनियादी मकसद ये था, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि इलेक्शंस एक अलग चीज़ है और एमक्यूएम के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कोलिशन पार्टनर बनने के बाद वफाकी हुकूमत में, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो तरामीम की बात है उस पर हम आज भी कायम है और मैं ये बात एमक्यूएम के सामने भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। देखिए, ये तो मुमकिन है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, हमारे अंदर भी लोगों का जो नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है वो उस पर बड़ी क्लियर है कि जो कमिटमेंट्स हमने की हैं, जो मुआहिदा हमने साइन किया है, उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे और हमें करना है। अच्छा, एक वाजे कर दे सर, एक चीज़ वाजे कर दे, जैसे पुराने बल्दियाती निज़ाम के मुताबिक इस पे कोई मुआहिदा आपका हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम ये कर देंगे, नए निज़ाम के तहत इलेक्शन होंगे? क्योंकि वसीम अख्तर ये कह रहे हैं और उनका बिल्कुल ये बड़ा वाजे मौक़िफ़ है कि ये हो चुका, तो ये वाजे हो जाए आपकी तरफ से सूरत हाल। देखिए, जो मुआहिदा हुआ ना, उसमें एक चीज़ बड़ी वाजे है कि नया जो बल्दियाती कानून बनेगा या जो तरामीम होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में होंगी। इस पर हम आज भी अपनी जगह कायम हैं। अच्छा, एक मौक़िफ़ ये था कि जी हमें एक नया कानून बनाना चाहिए, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। तो ये बात आपके इल्म में है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने 2013 के कानून को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसकी 2 सेक्शंस थी, 2 शिकें थी, जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन 2 शिकों को ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी मांगे। इसका मतलब ये है कि 2013 का कानून अपनी जगह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और उसके अंदर डायरेक्शंस और वो भी दी, जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर में कुछ चीजें लिखी हैं कि जो मुख्तलिफ कवानीन है। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का वो एक अलग कानून है, केडीए का, वाटर बोर्ड का, एलडीए का, एमडीए का, एसडीए का, एचडीए का, बिल्डिंग कंट्रोल का, ये अलग अलग कवानीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जी उन कवानीन को अब आर्टिकल 148 की रोशनी में उनको दुरुस्त करें, तो उसका लोकल गवर्नमेंट कानून से कोई ताल्लुक नहीं, उन कवानीन को हमने ठीक करना है। तो थोड़ा सा जब ये चीजें सामने आती हैं तो आम लोगों के ज़हन में जरूर कंफ्यूजन पैदा होता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि केडीए के कानून को ठीक करो, उसको करो, तो वो कवानीन ही अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो वसीम अख्तर साहब कहते हैं, एक बात बिल्कुल इसमें थी कि हम ये 30 दिन के अंदर तो कोशिश करेंगे कि हम इस पर कंसेंसस बना लें और कानून बना। उसमें एक चीज और तय हुई थी कि अगर कहीं एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होगा, अगर हम जो तशरीह है उसके अदालती फैसले की कुछ और करते हैं, एमक्यूएम कुछ और करती है, तो हम मुल्क के कुछ 2-3 बड़े नामवर इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं उनकी रहनुमाई लेंगे और फिर वो जिस तरह से बताएंगे उस रास्ते पर हम चलेंगे। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई नीयत की खराबी है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से। जाहिर है कि कानून बनाया जाता है, एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि एक तरह का होना चाहिए, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि किसी और तरह का होना चाहिए, तो थोड़ी सी उसमें डिले हुई है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की कसूर नहीं है, कुछ मौकों पर ताखीर एमक्यूएम की वजह से भी हुई है। जाहिर है आपस में भी मशावरत करते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें अब भी सही डायरेक्शन। जी बिल्कुल, आप ये यकीन दहानी दे रहे हैं कि अभी भी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, अभी कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ। ये बताइएगा कि मुत्तहिदा जो है वो कानूनी रास्ता ले तो ये अलग बात होगी, लेकिन अगर वो किसी और तरीके से अवामी दबाव वगैरह के जरिए इलेक्शन में रुकावट बने तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा, उस वक्त क्या करेंगे? देखिए, अब ये तो इंतखाबात को रोकने का एक ही तरीका है कि अदालती फैसला कोई आ जाए और वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे दे कि आप इंतखाबात ना करवाएं और जो भी उस फैसले में उसकी रोशनी में करें आप। लेकिन अगर कोई ऐसी अदालती फैसला नहीं आता तो फिर इंतखाबात तो वक्त पर होने हैं।
और अगर जबरदस्ती रोकने वाली बात है तो मैं नहीं समझता कि शायद वो कोई एक मुनासिब तर्ज अमल होगा। MQM के जो मसाइल हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं, उनके इश्यूज हैं, हम जो हो सकेगी उनमें उसमें मदद भी करेंगे, बैठ कर उनसे बात भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर तरीका ये होगा कि जो भी उनके एतराज़ात हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, वहां पर उसको परसू करें और कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन अदालत की तरफ जाइए, आप ये कहना चाहें, और फिर उसका मामला हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, ये कहिएगा कि बस सर्विस चल गई, बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी अरसे से नासिर हुसैन शाह साहब इसकी डेडलाइंस भी दे रहे थे, लेकिन खैर बिलाखिर बस मुहैया हुई कराची के शहरियों को। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये एश्योरेंस आप देते हैं कि ये बस चलती रहेगी उसी तरीके से, ज़ाहिर है आवाम की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी, मेट्रो की, क्योंकि स्टेशन हमने देखे हैं कि बड़ी बुरी हालत में, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और तो ये मेट्रो गनी साहब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माजी में भी कुछ बस सर्विसेज शुरू हुई, कुछ वादे हुए, कोई तोड़ बात थोड़े अरसे चलती है, ज़्यादा देर तक चली नहीं। देखिए, एक तो मैं गुजारिश आपसे करूं कि अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ये बसेस चलाना शुरू की हैं तो हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि ये बसेस जो हैं वो ना चल सकें और ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो जाए। बिल्कुल किसी सूरत में हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शहरियों की जहाँ तक जिम्मेदारी है वो बुनियादी बात है, उनको ख्याल करना चाहिए। मैं तो हर जगह कह रहा हूँ कि जिस तरह अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल, अपने घर, अपने कपड़ों का हम ख्याल करते हैं, इसी तरह चीज़ों का भी करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के पैसों से ली गई हैं और उन्हीं के लिए हैं। अच्छा, माजी में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ज़ाहिर है कि उनसे कुछ तजर्बे हमने लिए हैं, और इस वक्त ये प्रोक्योरमेंट तो सिंध गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस है वो NRTC जो एक कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, वो भी उनको दी गई है, तो वो इसको चलाएंगे भी और इसको मेंटेन भी करेंगे। अब ये चूंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ही एक लॉट है, पहला कदम है कि जिसमें तकरीबन 250 बसेस जो हैं वो सुबह से में आएंगी और चलेंगी, लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो इस मुआहदे में अगर हमें कहीं कोई खराबी नजर आई, कुछ मुश्किलात नजर आई, और तो आप उसे रिविजिट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, सब्सिडीज इसमें दे रही है सिंध हुकूमत, सब्सिडी कुछ दे रही है पर सीट, कोई सब्सिडी का आपके पास है इस तरह का? क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सिडी होगी उतना उसके चलने के इम्कानात कम होते जाएंगे, जिस हिसाब से हमारी मईशत भी चल रही है और ज़ाहिर मामलात हमारे काफ़ी ख़राब हैं, गंभीर हैं। देखिए, इस पे हम कोशिश तो करेंगे कि इसको हम इस तरह से वायबल बनाएं कि सब्सिडी इस पे कम से कम हो, इसलिए कि वो सब्सिडी देना भी फिर किसी न किसी के कंधे पर बोझ आता है उसका इनडायरेक्टली। लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे और जराए हैं जिसके जरिए पैसा कमाया जा सकता है और वो पैसा इन बसों के ऊपर लगाया जा सकता है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैंने जिस तरह कहा ना कि ये एक पहला मुआहदा है, इस मुआहदे को जब हम आगे बढ़ाएंगे, अभी एग्जीक्यूशन में चला गया है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मजीद बेहतरी हो सकती है। जो मजीद फिर हम मुआहदे करेंगे उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी हम बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, और जो अभी इस वक्त जो लोग ट्रांसपोर्ट में हैं कराची में, जिनके पास वो पुरानी बसेज हैं, हम नहीं चाहते कि उनका कारोबार भी खत्म हो, हम उनको भी सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि वो नई बसेज लेकर आएँ। सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, कोई फाइनेंसिंग कहीं से हम अरेंज करवाएंगे ताकि वो इसके अंदर आ जाए और पूरे अच्छी तरह से मॉडल चले। और ये जो आप शुरू में कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, बसों की तादाद कम है, लेकिन हमारा टारगेट जो है ना वो हजारों की तादाद में बसों को लेकर आने का है। ये 200, 250, 300, 500 बसें जो हैं वो किसी सूरत भी कराची के लिए काफी नहीं। गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सुबह सुबह बात करने का, और हम दुआ करेंगे क्योंकि अभी तो 25 बसें ही शुरू हुई हैं, तो वो 250, 500 मतलब दैट वुड बी अमेजिंग, लेकिन 25 भी बड़ी मुश्किलों से हुई हैं, तो हम ज़रा इंतज़ार करेंगे कि ये कब नंबर फिगर जो है ये बढ़ता है। मूविंग ऑन, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे जो इनका इत्तेहाद का मामला चल रहा है, क्योंकि उस पर ज़रा कोई, उसके लिए तो बहुत ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, ज़रा ईद की बात हो जाए क्योंकि ईद जो है वो बिल्कुल राइट डाउन द कॉर्नर जिसको कहते हैं आ गई है। कुछ ही दिन रह गए हैं, बल्कि कितने दिन रह गए, 10 दिन? हाँ, कुछ ऐसे ही 7-8 तो जब खरीदारी करनी हो ना, 12 दिन एक्चुअली टू बी प्रिसाइज रह गए हैं, और ईद कुर्बा जो है वो जैसे जैसे करीब आती जा रही है ना जो है, वैसे ही मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ जो हैं वो आबाद होना शुरू हो गई हैं, और जो कि एक सिलसिला होता भी है, लेकिन इस बार ज़रा मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि जानवरों में फैली लंपी स्किन बीमारी और इंतहाई महंगे जानवर होने की वजह से लोगों को खरीदारी में काफ़ी मुश्किलात हैं। और ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं खाबर खान, वो एक मवेशी मंडी गए और वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स हियर व्हाट ही हैज़ टू से।
एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सज चुकी। व्यापारी लाखों जानवर लेकर मुल्क भर से मरकजी मंडी में डेरा डाल चुके हैं। खरीदारों और व्यापारियों में इस बार महंगे दामों को कम कराने की बहस भी जोरों पर है और मवेशियों में लंपी और कॉन्गो वायरस से महफूज और सेहतमंद जानवर लेना भी जरूरी है। छोटे से छोटा जानवर ले लो, बात ही 3-4 लाख से स्टार्ट हो रही, जैसे कोई रकम ही नहीं होती इनके लिए। मंडी में आवाम तो नहीं है, लेकिन एक जानवर पे जो पिछले साल हम जानवर 2.5 लाख का मांग रहे थे, कोई हमें दे भी रहे थे, अब तकरीबन 5-5.5 लाख का मांग रहे हैं। बीमारियों से तो ये मकसद ये है कि जो सुन रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर ट्रक आ रहे हैं वो डॉक्टर चेक करके भेज रहे हैं। व्यापारी जहाँ जानवरों की वैक्सीनेशन का दावा करते नजर आ रहे हैं, वहीं इंतजामिया की जानिब से पानी की अदम फराहमी और गैर मुनासिब इंतजामात का शिकवा भी कर रहे हैं। भाईजान हमें तो और तो ज्यादा कोई मुश्किल, सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है वो पानी की है, क्योंकि 24-24 घंटे जो है ना जानवरों को पानी नहीं मिल रहा। देख रहे आप बिल्कुल ड्रम खाली पड़े। पानी की बहुत तकलीफ है, यहाँ पानी जो है ना बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, दिन में एक दफा देते हैं। जानवरों के डॉक्टरों के मुताबिक जानवर खरीदते वक्त उसके जिस्म को अच्छी तरह से चेक करना, जिस्म पर दाने, लागर, सुस्त या मुंह से झाग निकलने वाले जानवर की खरीदारी से बचना बेहतर है। हुक्काम के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 1,13,92,000 से जायद गाय मौजूद हैं, जिसमें से 50,000 से जायद गाय लंपी स्किन का शिकार और 600 से जायद गाय मर चुकी हैं। हुक्काम का दावा है कि तकरीबन 1.5 लाख से जायद गाय की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। ये खावर खान की रिपोर्ट देख के आपका दिल चाह रहा है कि जाए मंडी या क्या करें? नहीं, मेरा कभी मंडी जाने को कोई किसी दिल को नहीं होता। भेजें, कोई ये दिल चाह रहा है। अब्दुल्ला को बड़ा शौक होता है, वो हर साल वैसे जाता ही है, तो इस साल भी शायद व्हेन ही कम्स बैक। लेकिन जो रेट्स बता रहे हैं ना कि वो 5 लाख और 4 लाख और इस तरह बातें हो रही हैं, ये कौन अब मैं कहने लगी थी कौन लेगा, लेकिन लेंगे। और हम जरा पोलियो की मुस्तकबिल से जुड़ा मसला है, उसकी बात करते हैं। और जो कि अब तक भाई ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए थी। थोड़ी सी बात फ्रस्ट्रेटिंग है कि करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, हर साल ये कोशिशें होती हैं, 2-3 बार ये मुहिम चलती है साल में, और फिर भी कुछ रह जाता है पीछे और फिर भी नए केसेस आ जाते हैं। तो प्लीज़ वी हैव टू मेक श्योर कि ये हो। आपको बताएं कि कौम के बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखने के लिए मुल्क में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो कल से शुरू हो गई है, जिसमें अब ये हदफ क्या है, 1,26,00,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है और मुल्क में 25 अजला जो हैं वो पोलियो के लिए हसास भी करार दिए गए हैं। अब इस बात पे भी मुझे थोड़ा सा ख़ार है कि क्यों, मतलब ये इट शुड बी अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन येट देयर आर एरियाज जो कि इसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी हमने कोशिश भी की है। इस पर कुछ मजीद बात करते हैं। आसिफ रहीम साहब हमारे साथ हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर KP के हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। मुल्क में पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेन तो चल ही रही है, ज़ाहिर है हम चलाते भी हैं, लेकिन ये इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, ये केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद एक नई तशवीश की लहर दौड़ती है। और जहाँ आप मौजूद हैं वज़ीरिस्तान, वहाँ से भी एक केस रिपोर्ट हुआ, बच्चे में पोलियो वायरस की तशख़ीस हुई। तो क्या वहाँ कैंपेन चली नहीं थी या उस बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए गए थे? थोड़ा सा बताइए इससे मुताल्लिक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी है 25 डिस्ट्रिक्ट्स, जो 27 जून से हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई है। It will be till 1st of July for 23 districts, and for 2 districts, Peshawar and Khyber, it will extend up to 3rd of July. जहाँ तक केसेस की बात है, there are multitude of factors, जिसमें अगर हम देखें तो कुछ मिस एरियाज बिल्कुल आए थे, टीम से मिस हुए हैं, और कुछ कंप्लेसेंस का शिकार हुई हमारी हेल्थ की टीम्स, जिसको बड़ा सीरियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर किया कर रही है, उसको कैसे फॉल किया है। लास्ट वीक भी हमारे चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद खान बंगश की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, और उसमें तमाम DPO हमारे जितने भी सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर्स और फील्ड हमारे ऑफिसर, सब ने उसको अटेंड किया, और इसमें काफ़ी इन डेप्थ इसके ऊपर एनालिसिस हुआ है कि जो मुख्तलिफ हमारे लूप होल्स हैं हमारी हेल्थ की टीम के हवाले से, उनको बावर कराया जाए कि वो इस कैंपेन में जो है तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेट मी टेल यू कि जिस इलाके का आपने नाम लिया, उसके लिए हमारी इस बार जो है तो वी हैव डेवलप्ड स्ट्रेटजी बाय द नेम ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व वैक्सीनेशन, और उसको हमने इंसेंटिवाइज किया है। पहले 3 दिन जो है तो हमारी टीम्स जो है तो वो हुजरा वैक्सीनेशन करेंगी और टीम्स को मोबिलाइज करेंगी फॉर कमिंग टू हुजरा एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा विद द सोप्स। साबुन जो है तो वो हर फैमिली को
पैकेजेस ऑफ सोप्स जो कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। कल हमने शाम को रात 8 बजे जब मीटिंग की है साउथ केपी के डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से आया। लोगों ने जो कहा, लोगों इंसेंटिव जब नजर आए तो लोगों ने मुझे और उन्होंने भी मतलब कल कचरे पिलाए। जी आसिफ साहब, ये भी बताइएगा कि जो हदफ है, जो टारगेट है आप लोगों का 1,26,00,000 बच्चों को कतरे पिलाने का, ये हर साल ऑब्वियसली रिवाइज होता है, तो क्या आप इसको दोबारा से स्टडी करते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन इलाकों ने, कुछ इलाके रह गए हो बीच में, जैसे कि आप लोगों को खुद कांटेक्ट किया हो कि इधर हम चाहते हैं कि आके पिलाएं? बिकॉज हम इस किस्म की कोई सक्सेस स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, वरना रेजिस्टेंस का तो हम सुनते रहते हैं, इनको वेलकम करने का हमने कम ही सुना है कि खुद कहा हो कि जी हमारे इलाके में भी बच्चे हैं और इधर आके आप पोलियो के कतरे दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो ये लोगों टारगेट जो है तो वो हमारा टूल कंट्री जहाँ पे ऐसे में पंजाब में बाकी जगहों पे भी कैंपेन हो रही है, तो हमारे जो है टारगेट है 2.5 मिलियन 25 लाख बच्चे हैं। दूसरी बात ये कि जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आवाम से भी और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि 1166 हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ताउन से और नेशनल यूसी के ताउन से हमारी एक टोल फ्री नंबर है, जहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स चाहें कि उनके बच्चों को पोलियो की कतरे पिलानी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तो दे कैन कॉल एंड दे कैन आस्क फॉर दोज टीम्स। तीसरी बात, जो आपने सक्सेस स्टोरीज की बात की है, तो लेट मी टेल यू, कल की मैं आपको बताने लगा था कि कल की जो मुझे जो इंसेंटिवाइज्ड डायरेक्टली ऑब्जर्व वैक्सीनेशन है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट है इन द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे वी यूज्ड टू हैव 300+ रिफ्यूजल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और ironically and astonishingly and surprisingly it was a pleasant surprise, कल जो है तो मुझे डीसी नॉर्थ बता रहे थे कि वहाँ पे जो कल जो रिफ्यूजल्स रिपोर्ट में देयर वर 16, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस आती है, टीम्स बार बार जाती हैं, टीम्स खुद भी फटीग का शिकार होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस भी आती है। लेकिन ये है कि हमारा मकसद ये है कि जो भी हो फैक्ट्स की बुनियाद पर रेजिस्टेंस भी आती है, लेकिन करना तो है, जाहिर है मुल्क के मेहमानों का ये जाहिर है उनसे जुड़ा एक मामला है, और पोलियो से मुताल्लिक हम थोड़ा सा लोगों को भी ये कहेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ रहीम साहब। इजरा अभी हम जो हमारी स्टोरी है उसमें हमने इजरा कहना, उजरा क्या होता है। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान को माशाल्लाह माशाल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से कई हमारे शुमाली जो इलाके हैं उनमें मौजूद हैं, और इसलिए पूरी दुनिया से हर साल सैकड़ों कोपेमा जो है इन पहाड़ों को सर करने के लिए यहाँ रुक करते हैं। लेकिन पहले नहीं, क्लाइंबिंग पहले उन्हें क्लाइंबिंग परमिट जो है वो हासिल करना पड़ता है, और बाय द वे दैट इज़ फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और इस साल भी बड़ी तादाद में कोपेमा जो है वो पाकिस्तानी चोटियों को सर करने आ रहे हैं, और हुकाम को उम्मीद है कि इस सीज़न में परमिट के इजरा का रिकॉर्ड टूट सकता है, और ये यकीनन एक अच्छी खबर है। गैर मुल्की कोपेमा पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, क्योंकि ये ख़ास किस्म की टूरिज़म है जिसको प्रमोट करने से अच्छा खासा ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ी अच्छी खबर। थोड़ी सी टेंशन ये है कि याद है आपको कुछ दिन पहले हम ये वो खबर दे रहे थे कि इस महीने में भी अब तो बर्फबारी ऐसी कमाल की हो रही है कि आई वंडर हाउ चैलेंजिंग इट विल बी, बिकॉज इस महीने में और इस मौसम में लोग इसलिए आते हैं बिकॉज ये जरा डूएबल होता है, और आप विंटर्स में तो हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, विंटर एक्सपीडिशन एक और चीज़ होती है। अल्पाइन क्लब के करार हैदरी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं ये अल्पाइन क्लब के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, दुनिया में जहाँ जहाँ पहाड़ और ट्रैक्स होते हैं वहाँ को पैमा ज़ाहिर उनकी आमद होती है, और वो एक इंडस्ट्री की शक्ल ज़ाहिर इख्तियार कर जाती है। तो पाकिस्तान में भी सुना है कि इस बार रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लाइसेंसेस के बेइंतहा ज़ाहिर है परमिट भी ज़ाहिर दिए जा रहे हैं, तो खुशाइन बात है ये पाकिस्तान के लिए, ज़र मुबादला के लिए, टूरिज़म के लिए। आप जानते हैं कि 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री में आप पाकिस्तान को शुमार कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की कुर्बानियों से एक अमन आया है, और ख़ास तौर उसके बाद जो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन वीज़े की जो सहूलियात हैं वो भी एक बड़ा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है, और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में माउंटेनियरिंग के हवाले से मैं और ट्रैकिंग के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि 9/11 के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा टूरिस्ट माउंटेनियर्स ट्रैकर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। इवन के आप देख लें कि मोर देन 300 पीपल जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने K2 पे एक्सपीडिशन के लिए अप्लाई किया है। होपफुली 200 से ज़्यादा इस साल सिर्फ K2 पे आएंगे, तो ये एक रिकॉर्ड है। और इंशाल्लाह अगर सहूलियात मिली
टूरिस्ट को और अमन रहा इंशाल्लाह तो वो पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे पाकिस्तान। अच्छा करार साहब, मुल्क की मईशत और ऑब्वियसली लोकल अफराद को जो फ़ायदा हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये नंबर जो आपने दिए है 300, तो ये नंबर इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए एक्चुअली। तो इसके लिए हुकूमत को कुछ आप लोगों ने तजवीज़ दी है, क्या करना होगा, किस तरह मज़ीद गैर मुल्की टूरिस्ट या क्लाइंबर्स जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं? जी ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि बुनियादी जो सहूलियात हैं वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे कि हमारा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि तेल के बाद जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म को कहा जाता है, और वही मुल्क ज़्यादा आप कह लें कि उनकी इकानमी बहुत बेहतर है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह टूरिज़्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सी है, स्नो है और सैंड है, और 4 मौसम हैं, विंटर, ऑटम, ब्लॉसम वगैरह, और आप समर में देख लें बहुत टूरिस्ट आता है, साउथ में भी आता है। अब अमन की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, तो हमें ये है कि हमें बुनियादी सहूलियात और वीज़े की सहूलियात और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ख़ास तौर पर, जैसे कि अभी स्कर्दू में एक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का हम सुन रहे थे होने जा रहा है, और अगर वो हो जाए काठमांडू से, बीजिंग से, या डायरेक्ट फ़्लाइट आना शुरू हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ ना आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, तो अगर बुनियादी सहूलतें दी हैं तो इंशाल्लाह टूरिस्ट आएगा। अच्छा ये बताइएगा कि एक और बड़ा अहम मामला असर उठा रहा है और वो है माहौलियाती तब्दीली का। शिमाली इलाकों में इसका बहुत असर महसूस भी किया जा रहा है। को पैमाओं के लिए कितनी मुश्किल बढ़ सकती है इसको लेकर? ऊंची सतह पर अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान एक ज़माने में पोल्यूशन के हवाले से कुछ काम करती रही है, और क्लीन अप ऑपरेशन एक्सपीडिशन हमने उसमें लॉन्च किए थे। लेकिन है कि अब आप देखते हैं कि जब एक माउंटेनियर आता है, ट्रैकर आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रोप है, टेंट है, ऑक्सीजन है, EPI गैस है, अल्कलाइन है, बैटरी वगैरह, इस किस्म की चीज़ें वो लेके आते हैं। मोस्टली ये होता है कि जब वो क्लाइम करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के आ जाती हैं, तो जिससे एक उस माहौल में एक जहाँ पर वैसे ही हम ऐसे मुल्क के ऐसे खत्ते में हम वाक़ हैं, हमारा मुल्क जो एनवायरनमेंट की एक तेज़ी से जो बदलती सूरत हाल है उससे हम सफ़र कर रहे हैं, हम मुतासिर हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि अगर हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हो, और जैसा कि एक सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क है वहाँ पर, और वो अपनी मखसूस फीस लेकर करता है, लेकिन वो मेरे ख्याल में NF नहीं है, और हम सब मिलकर कोशिश करें, ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती हो, और एक एक्सपेडिशन लॉन्च की जाए जो मुख्तलिफ जगहों से जो ट्रैश है, जो इस किस्म की चीज़ें जो छोड़ के आते हैं माउंटेनियर ट्रैकर्स, उनको वहाँ से उठाया जाए, ताकि जो हमारे पिघलते हुए जो तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियर्स वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो माहौलियाती तब्दीली में जो इजाफा हो रहा है। जो हीट वेव आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इस साल भी बहुत बड़ी तेज़ी से जो माहौल में गर्मी महसूस हुई है लोगों को, तो इसमें एक हैदरी साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और यहाँ हम एक खुद भी तजवीज़ देंगे, एक आइडिया देंगे कि अगर हुकूमत चाहती है ना कि और इनको क्लाइंबर्स को ट्रैक किया जाए, तो अपने जो क्लाइंबर्स हैं उनको तो प्लीज़ एक्नॉलेज करें थोड़ा सा, क्योंकि कल शहरोज़ काशिफ भी बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि कोई हेल्प नहीं है, और बहुत से लोग और भी कंप्लेन कर चुके हैं। सो एक्नॉलेज आवर ओन, और फिर मेरा ख्याल है बाकी भी ज़रूर आएंगे। आपको बताएं कि माशी बेयकीनी के भंवर में फंसी शहबाज हुकूमत जो है उसके लिए बज़ाहिर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में इतलात गर्म है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वतन वापस आ रहे हैं, और ज़राए बताते हैं कि इसहाक डार जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इस खबर की अब तक बाज़ाब्ता तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन अगर वाकई वो वापस आते हैं तो मिफ्ताह इस्माइल के मुस्तकबिल पर तो ऑब्वियसली सवालिया निशान लगेगा ही, साथ साथ दो अहम चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। यानी इसहाक डार वापस आए तो नवाज शरीफ भी ज़रूर वतन वापस आएंगे, लगता है ऐसा ही है। और इसके अलावा वो इसहाक डार अदालत से मफरूर और इश्तिहारी करार दे आपको पता है उनको ये करार करार दिए जा चुके हैं, और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, अब ये मामला देखते होंगे, लेकिन हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की है, तो अदालती मामलात और ये कानूनी तौर पर कैसे इससे डील किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है
तो शहबाज हुकूमत सियासी मामला संभालने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, कानूनी महाज पर भी जंग उसको लड़ना पड़ेगी। अब ये सारे मामलात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। एक एक करके यही सवाल उनसे भी पूछ लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो यही इतलात आ रही हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि मियां नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आने का इरादा रखते हैं? देखिए, जियो के जो जराए हैं वो बड़े तकड़े जराए हैं और इनका तो मैं पहले ही फैन हूं इन जराए का। तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस खबर की तरदीद या तस्दीक कर सकूं, लेकिन इसहाक डार साहब जैसा इकोनॉमी को समझने वाला परफॉर्मर, उसकी पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है। उसकी हमारी पार्टी से ज्यादा इस पाकिस्तान की जरूरत है और वो पाकिस्तान में आकर इस इकोनॉमी जहां हम फंसे हुए हैं इससे निकालने के लिए माजी में भी इसी तरह की कई सिचुएशन से इसहाक डार साहब ने निकाला है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी सरकारी ओहदे पर हो, मगर अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो वो अपनी काबिलियत का ठीक तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है, मैं दोबारा कह दूं, इस वक्त इसहाक डार हमारी पार्टी की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। जी, अच्छा, ये तो बात आपकी तरफ से आ गई। साहब ने ये कहिएगा कि मियां नवाज शरीफ हो या इसहाक डार, अब तक का जो पोजीशन जो स्टेटस है वो यही है कि कानूनी तौर पर मतलूब हैं और इश्तिहारी हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और क्या नून लीग जिसकी हुकूमत है वो इसमें रुकावट तो नहीं डालेगी? आप कोई गारंटी दे सकते हैं इस सिलसिले में कि कानून जो अपना रास्ता इख्तियार करेगा उसको आप करने देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अदारों को इस्तेमाल करके विक्टिमाइज करने की पुरानी रवायत है और इसहाक डार साहब भी उसी चीज का निशाना बने हैं। वो एक सियासी कारकुन और एक सियासी हुकूमत के वजीर खजाना थे और मियां नवाज शरीफ को झुकाने के लिए उनके कई साथियों को निशाना बनाया गया और आज के दिन तक कई अदालतों और कई अदवार में तकरीबन आधी दर्जन अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसमें जो सारे के सारे इसहाक डार साहब के हक में हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के अदालती फैसले नहीं, बल्कि अगर इंटरपोल में पीटीआई केस लेके गई तो वहां इंटरपोल और बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी ये केस पिट गया, क्योंकि ये सारे का सारा केस जो है ये सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए बनाया गया था, इसमें हकायक नहीं थे। हमने तो इनका सामना किया है और कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं, 3 से 4 साल लगातार इसका फेस किया है और अभी भी अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। अभी भी हम किसी किस्म का कोई हुकूमती सहारा नहीं ले रहे और पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, क्योंकि हमारा दामन साफ है। चलो ठीक है, ये भी बताइएगा तलाल चौधरी साहब कि ये समझा जा रहा है कि वो वापस आएंगे तो बराह रास्त वजारत ख़जाना के अमूर जो है संभालेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब को रिलीफ कर दिया जाएगा। तो डार साहब का ऑब्वियसली तजुर्बा भी है, रेपुटेशन भी है उनकी, आपका अपना ज़ाती राय क्या है कि ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कहना बड़ा कबल वक्त है कि वो आएंगे और वजीर खजाना उन्हें बना दिया जाएगा, और मेरा ख्याल ऐसी स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। इसहाक डार साहब की पाकिस्तान में मौजूदगी, वो वजीर खजाना हो या ना हो, वो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को इकोनॉमी जिस गर्दाब में, जिस हालात में फंसी हुई है, उससे निकालने का एक्सपीरियंस जो है वो इसहाक डार से ज्यादा किसी को नहीं। यही जब पाकिस्तान एटमी धमाके किए गए उस वक्त किस तरह निकाला इस पाकिस्तान को, उसके बाद 2013 से 18 के दरमियान वाहिद पाकिस्तान की हुकूमत है जिसमें गरीब आदमी का आटा, चीनी, घी जो है 1 रुपया नहीं बढ़ा। उस हुकूमत का वजीर आजम नवाज शरीफ था और उसका वजीर खजाना इसहाक डार था। तो ये जरूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों का चूल्हा चलाने के लिए। बाकी क्योंकि इसहाक डार साहब सबसे सीनियर है पार्टी में, इकोनॉमी के मामलात में, वो उनका ये कहना आप कबल वक्त है कि वो आएंगे तो उन्हें कौन सा ओहदा दिया जाएगा, वो ओहदा लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है इस पर कुछ भी बात कबल वक्त है।
जी बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। अभी कमिट नहीं कर रहे कि एक्चुअली जब वो आएंगे, अगर वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, लेकिन एक्सपर्टीज़ तो उनकी वजारत ख़जाना में ही है। अब देखना ये कि एडवाइज़र की हैसियत से या फिर वज़ीर ख़जाना की हैसियत से काम करेंगे। आमद को डिनाई नहीं किया उन्होंने, ना उन्होंने ये कहा कि वो कब आ रहे हैं, ये डेट भी नहीं दी है, लेकिन यानी आने की इत्तलात दुरुस्त है। अब आकर वो संभालना क्या है, उन्होंने मईशत थी उनकी। अच्छा, लेकिन जो हमें प्रेसिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नजर आ रही है जी, हमें ज़रा प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। ईद आ गई है और ये इतना महंगा जानवर है, एंड ऑफ कोर्स एडेड विद द लंपी स्किन डिजीज़। ये करना क्या है? तो कोयटा में भी लोगों को, आवाम को बड़ी मुश्किलात हैं इस चीज़ पे, बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े सवाल हैं। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सलमान अशरफ, वो पहुँच गए और क्या बातें हुई सुनिए। कोयटा में ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ फ़ाल हो गई हैं। इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हूँ एक मवेशी मंडी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मवेशियों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। व्यापारी यहाँ पे मवेशी लाए हुए हैं, जिसमें बैल, बकरे, दुम्बे सारे शामिल हैं, लेकिन तमाम व्यापारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। उनका एक कहना है कि सुबह से अभी तक उन्होंने कोई भी जानवर फ़रोख्त नहीं किया, जबकि हमने यहाँ जब इस पूरी मंडी का जायज़ा लिया तो यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर जो लोग थे वो माल देखकर वापस जा रहे थे। इसी तरह एक गाहक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल उन्होंने देखी है और वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मंडी बहुत ऊपर है और पिछले साल की निस्बत जो है समझे डबल है। जो हमने पिछले साल 25 से 30 हज़ार रुपये का जानवर लिया था, वो अभी 70 मुँह से बोल रहे हैं ये। तो इस लिहाज से तो लगता है कि इस साल हम मुश्किल ही जानवर ज़िबा कर सकें। दूसरी जानिब महंगाई और लिम्पी स्किन की बीमारी की वजह से भी लोगों की बड़ी तादाद जो इन मवेशी मंडियों में आने से गुरेज़ा हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर स्प्रे का भी बंदोबस्त किया है ताकि जानवरों को भी इस मर्ज से बचाया जाए और जो लोग हैं उन्हें कांगो और लिम्पी स्किन दोनों के जरासीम से बचाया जाए। जी शुक्रिया। और लगता यही है कि एंड में ही रश पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़रा थोड़े से डॉन्टेड हैं। एक तो जानवर बहुत महंगा है, महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, और तो एंड में ये सोचते हैं लोग के रेट्स थोड़े से कम होंगे। लेकिन अब जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं हुमा, बड़ी दिलचस्प, यानी सियासत के तालिब इल्म के लिए एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी क्या है? जी नंबर्स गेम जो है वो बदलती जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब में जारी सियासी बहरान में नया मोड़ आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली की सूरत हाल जो है वो बदल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। और आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ रहा है कि मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ही पता चलेगा कि PTI को कितनी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। ताहम अदालती फैसले के बाद पंजाब असेंबली में नंबर्स गेम जो है वो बदल गया है। बिल्कुल, हमजा शहबाज हुकूमत की बरतरी कायम, लेकिन मार्जिन जो है वो बहुत कम हो गया है। पंजाब असेंबली में PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिली, तो क्या सूरत हाल बनेगी, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट उन्हें मिले और वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असेंबली डी सीट हुए। ये काबिल गौर बात है, डी सीट हो चुके हैं वो 25 अरकान। अब 25 अरकान के डी सीट होने पर पंजाब असेंबली मेंबरान की तादाद जो है वो 246 रह गई है। हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है। 25 मुनरिफ अरकान के डी सीट होने पर PTI के MPA 158 रह गए हैं। काफ लीग के 10 अरकान मिलकर ऑपोजिशन के 168 MPA बन जाते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी अगर जाएँ, यानी अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर ली जाए कि मिल जाती हैं, क्योंकि मामला अदालत में भी है और इस पर भी एक फैसला आना है। अपोजिशन इत्तेहाद की 173 बन जाती हैं, फिर सीटें अगर वो मिल जाती हैं 5 मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर सिर्फ 4 वोटों की बरतरी हासिल होगी और इसलिए अब पंजाब में होने वाला जो ज़िमनी इंतखाब है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। रहनुमा PTI ने इंतजामिया पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया, तो बहुत गर्मा गर्मी है इस वक्त। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पंजाब असेंबली में नंबर्स गेम जो है वो तब्दील होती नज़र आ रही है, तो क्या फौरी तौर पर सबसे पहले तो हुकूमत को खतरा है? पंजाब असेंबली का जो आइन कहती है पंजाब असेंबली में, वो ये है कि पंजाब असेंबली की 371 सीट्स हैं, उसमें 186 जिसके पास होंगे उसकी हुकूमत बनेगी। जब असेंबली में ये मामला आएगा, अदम एतमाद होगा, तो अदम एतमाद में जो 186 वोट ले लेगा वो कामयाब करार पाएगा। अगर वो 186 ना ले सके तो उसके बाद वहाँ सेकंड रन होगा और जो हाउस में जिसकी मेजॉरिटी होगी
उसकी हुकूमत बन जाएगी। इस वक्त हाउस में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और उसकी अतादियों की है। अब उसमें देखें कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास 177 सीट्स हैं। वो ऐसे है कि 166 उनकी अपनी सीट्स हैं, उनके मुनर्रफ अरकान जो थे 3 वापस आ चुके हैं। उसके साथ 7 पीपल्स पार्टी की हैं, 3 जो हैं आज़ाद मिले उनके साथ, और 1 राहक पार्टी, तो 177 सीट्स हैं। दूसरी जानिब देखें तो तहरीक इंसाफ के जो 25 लोग डी सीट हुए उसके बाद उनकी 158 रह गई, 10 काफ लीग की हैं तो 168 रह गए। तो इस वक्त जो 168 और 173 हैं, 168 और 177 है। अब मामला ये है कि अगर 5 सीटें जो हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन का हुक्म दिया है अगर वो आ भी जाएँ तो वो 5 सीटें जब आएंगी तो 173 हो जाएंगी तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, लेकिन फिर भी नून लीग की 177 ही रहेगी। तो फौरी तौर पे तो अगर मिल भी जाएँ तो वो हुकूमत जो है उसको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन हाँ, नंबर में ही फ़र्क आ सकता है। जो आपने पूछा कि नंबर में उस वक्त फ़र्क आएगा कि अगर जो 20 सीटें जिन पे इलेक्शन होने जा रहा है अगर उसमें जो भी पार्टी मेजॉरिटी लेगी उसमें फ़र्क आ सकता है। सब यही बिल्कुल यही सवाल कि अब मार्जिन तो कम रह गया है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लिए कितना ज़रूरी हो गया है ये जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालें ताकि पंजाब की हुकूमत कायम रख सकें वो, और कितना दिलचस्प हो गई है सूरत हाल। हमने जो असेस किया है लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत जो नून लीग है वो बड़ी आसानी से ये सीटें ले जाएंगी, लेकिन थोड़ा हम भी फील्ड में रहते हैं, इतनी आसानी नहीं, बहुत कांटेदार मुकाबला है, बहुत मुकाबला होगा और मुकाबले के बाद ही इसका पता चलेगा कौन कितनी सीट ले गया। अभी किसी के फेवर में या किसी के ख़िलाफ़ बात तो नहीं की जा सकती। इसके लिए मुस्लिम नून को बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है इस बात की कि वो मेहनत करे, क्योंकि जो इस वक्त 20 में से तकरीबन 19 सीटें हैं उस पर नून लीग ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है जो तहरीक इंसाफ से डी सीट होकर आए हैं। तो आप देखें जब टिकट दी जाती है नए आने वालों को, जो जिस पार्टी के पहले कंटेस्ट करते रहे हो, बेशक वो हार गए थे लेकिन एक मजबूत लोग थे, किसी को कई लोगों ने हज़ारों की तादाद में वोट लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी दिल आज़ारी होती है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनके अपने कैंडिडेट जो इस हलकों से उम्मीदवार अपने आप को तसव्वुर करते थे उनको बहुत मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो अपने हल्के में मोबिलाइज़ करें ताकि नून लीग जीत सके। इसलिए नून लीग को जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर अंसारी साहब हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन दूसरे कैंप पे भी बड़ी टेंशन चल रही है, आपको पता है उनकी 10 सीटें हैं और उनकी टॉप लीडरशिप में भी कोई टेंशन चल रही है, तो अब वो 10 सारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे साथ है। लेकिन पहले एक स्टोरी है, बिल्कुल एक खबर, और जुनेद भी इंटरेस्टेड होंगे इस खबर में, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जी 2 रोज़ पहले खान साहब इमरान खान साहब की जासूसी से मुताल्लिक बड़ा दावा सामने आया और PTI की तरफ से बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए कि खान साहब के कमरे में, बनीगाला में जो उनका घर है उनके कमरे में मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने की कोशिश की गई और निजी TV के रिपोर्टर की निशानदेही पर कारकुनान ने उस बंदे को पकड़ भी लिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहबाज गिल बंदे पर कपड़ा डालकर मीडिया के सामने ले आए और बाद में पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। शहबाज गिल कहते हैं कि जब खान साहब थे तो ये लड़का तब से जासूसी कर रहा है और जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं उनके पास। बच्चे को, इस लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूँ। जब बैरूनी साजिश चल रही थी, बैरूनी साजिश का बटन टर्न ऑन हो चुका था, उसके बाद इसको ख़रीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं ख़रीदा गया, ये तब, और हमारे पास उसका फ़ोन है, हमारे पास सबूत हैं कि ये किस तारीख को इसको ख़रीदा गया पहली दफ़ा। लेकिन शहबाज गिल के दावे के बरक्स ये मामला अजीब होता जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आने वाले इन दावों की तहकीकात कर रही है और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि जिस शख्स को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता है और उसकी वजह से उस शख्स की अभी तक शनाख्त भी नहीं हो सकी है, जबकि ताहाल FIR के इंदराज के लिए उन्हें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पुलिस ने इस शख्स की जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट का फैसला किया है, मगर बनीगाला में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त एक चैलेंज है क्योंकि PTI की तरफ से उन्हें बनीगाला के मुलाजमीन की फहरिस्त फराहम नहीं की गई है। दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान ने इस मुलाजिम को मुआफ़ करने का फैसला भी कर लिया है। जासूसी के मामले पर पुलिस और PTI के मौक़िफ़ में बड़ा तज़ाद पाया जाता है। अब ये तज़ाद क्या है सारा और ये क्या मामला सारा है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई ने मैं ज्वाइन किया। अयाज़,
ये कहिएगा कि जासूस पकड़ा पहले, फिर मीडिया के सामने लेकर आए और उस जासूस ने भी 2-3 बातें बताई, लेकिन जो पुलिस का दावा है वो ये कह रही है कि ठीक से बोल भी नहीं सकता ये आदमी। तो पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस उस तरीके से एक्टिव क्यों दिखाई नहीं दे रही है इस मामले को? खास तौर पे केस बनता भी है क्योंकि खान साहब तो खुद माफ कर चुके हैं और पुलिस भी कुछ बताइएगा। लेकिन है तो बड़ा मामला, इन्वेस्टिगेट करना है पुलिस को, क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस? बिल्कुल, एक बंदा इन्होंने पकड़ा है जो कि इनका मुलाजिम था और ये आपको बताते जाएं कि ये बताया जा रहा था कि ये सफाई का काम करता था बकौल शहबाज गिल साहब के कि इसको कुछ टास्किंग दी गई थी। लेकिन देखें, जो हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, ऐसी कोई चीज़ इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस में नहीं लाई गई। इससे पहले एक दिन पहले एक टीवी चैनल पे खबर चलती है कि कुछ जासूस पकड़ा गया। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की, उसमें ये भी कहा गया था कि इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया है, लेकिन हमने कोशिश बहुत की, इस्लामाबाद पुलिस से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा हमारे हवाले कोई बंदा नहीं किया गया। उसके तकरीबन 24 घंटे बाद जो है वो कुछ मखसूस टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स को बुलाकर जो है वो ये खबर दी गई कि जी कोई ऐसा जासूस और विद डिवाइस पकड़ा गया है। हमारी इस्लामाबाद पुलिस से बात हुई है, उनका ये कहना था कि शख्स जो है शायद इस पर तशद्दुद किया गया था जिसकी वजह से वो बोलने से कासर रहा। बेशक वो मीडिया के सामने बोलता रहा होगा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वो शख्स बोलने के काबिल नहीं था और उसकी हालत शायद ऐसी मेडिकल क्रिटिकल बताई जा रही थी कि उसको फिर इलाज के लिए उन्होंने आगे अस्पताल जो है रेफ़र किया हुआ है। ताहाल उस शख्स ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। जब हमारी इस्लामाबाद पुलिस के एक और एक्सपर्ट से बात हुई, उनको बताना ये था कि जो डिवाइसेस का जिक्र किया जा रहा है, ये डिवाइसेस जो है ये तो 70s में भी कभी यूज़ नहीं हुई जिस डिवाइसेस की ये बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने ये क्लेम किया है तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। ये शख्स जो है वो अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। देखिए आज बात तो वहीं आ गई कि ये क्या केस है, क्योंकि अगर खान साहब या शहबाज गिल या कोई और इस मामले में मुद्दई नहीं बनता तो इस केस का क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, और ख़ासतौर पे पुलिस कब तक इस शख्स को हिरासत में रखेगी? देखिए, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के घर के हवाले से जो है वो कोई इस किस्म की जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके बेडरूम में कोई डिवाइस लगाई जा रही थी। तो मुद्दई तो उसूलन बनना चाहिए। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं बनते तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को बनना चाहिए, अगर वो नहीं बनते तो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी को बनना चाहिए, क्योंकि वो चेयरमैन पीटीआई भी तो ही हैं। लेकिन ताहाल अभी तक कोई मुद्दई नहीं है। लेकिन अगर ये मुद्दई नहीं बनते तो फिर स्टेट इसमें मुद्दई नहीं बन सकती, क्योंकि ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिस पर स्टेट मुद्दई बने। ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दो पार्टियों का आपस में, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने मुबैना तौर पर जासूसी करने की कोशिश की या कोई ऐसी डिवाइस जो है वो लगाने की कोशिश की। लेकिन इस चीज़ का तयन कैसे होगा कि वो जासूस था कि नहीं था, वो कोई इस काम के लिए आया था, वो डिवाइस उससे बरामद हुई है कि नहीं हुई, इस बात का तयन होना अभी बाकी है। लेकिन अगर तो इमरान खान और उनका कोई स्टाफ इसमें मुद्दई नहीं बनता तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस या स्टेट इसमें मुद्दई बनेगी, क्योंकि ऐसा कोई मामला है नहीं। अयाज अकबर यूसुफ भाई हमारे साथ है और सारी सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे थे और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जब तक शवाहिद नहीं दिए जाएंगे, जासूसी की वो डिवाइस नहीं दी जाएगी पुलिस को, तो और मुद्दई भी नहीं बनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए परस्यू करना। सवाल ये भी उठता है ना, अगर आप उनको उस शख्स को ऑन एयर ले ही आए हैं, उसको बता रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ है, देन पुट अप अ केस अगेंस्ट इट ताकि आइंदा ना हो। और देखिए वो जान के खतरात और बाकायदा इसका इजहार खान साहब ने भी किया है, उनकी टीम ने भी किया है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। तो इस तनाजुर में ये अहम मामला हो जाता है, इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन। चलिए, जब उन्होंने इतना इसको आगे नहीं बढ़ाया तो हम क्यों बढ़ाएं। घर में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन सिंध खसूसन कराची में कोरोना की शरह जो है वो तसलसल के साथ उसमें इजाफा देखा जा रहा है। 3-4 रोज़ से तो आपको हम बता ही रहे थे कि शरह जो है पॉजिटिविटी रेट 20% 20% से ज़ायद थी, जो अब जो है 9% पे है और सूरत हाल जो है परेशान कौन है। और वो मेजर्स नहीं लिए जा रहे हुकूमत की तरफ से जो कि ले लेने चाहिए ताकि इस चीज़ को इधर ही रोक दिया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, आपने वक्त दिया। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के केसेस सामने आना शुरू हुए और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालबा सामने आ गया कि इस मामले को संजीदा लेना चाहिए। क्या सूरत हाल ख़तरनाक हो रही है? देखिए, सूरत हाल ख़तरनाक तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये ख़तरा ज़रूर है कि
केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं एक से दूसरे में। इसीलिए हमने ये नोट किया जब हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ख़ासकर लैब से हमें पता चला, लेबॉर्ट्री से हमें पता चला कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो कोरोना के आ रहे हैं और जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमने ये हुकूमत को भी मुतनब्बे किया और आवाम से भी रिक्वेस्ट की कि इसके फैलाव को रोकने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। तो इस वक्त यकीनन कोई पैनिक वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें ताकत है। डॉक्टर साहब चलिए, ये तो अच्छा आपने कह दिया कि जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने अच्छी बात बता दी है, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं थोड़े से बढ़ रहे हैं। थैंकफुली हॉस्पिटलाइजेशन अमवात जो हैं वो बिल्कुल ही कम है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को सख्ती करने की ज़रूरत है या फिर गैर ज़रूरी पैनिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई ऐसा सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि देखें ये बीमारी चूँकि बहुत तेज़ी से फैलती है और इसके अंदर होता यही है कि नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राश और बाज़ लोगों को बहुत तेज़ बुखार होता है। और ये भी मैं बता दूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है उनमें सिम्टम जो अलामात हैं वो बहुत मामूली सी हैं कि ये वो घर पे ही ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन घर पे भी उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब वो 103, 104 बुखार होता है और गले की ख़राश होता है, जिस्म में दर्द होता है, किसी किसी को उल्टी भी आती है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस वक्त भी हुकूमत के जो आदाद शुमार के मुताबिक कि 95 लोग जो हैं पाकिस्तान में वो हॉस्पिटलाइज हैं और शदीद बीमारी में मुब्तला हैं। तो लिहाजा हमें इस पे सोचना पड़ेगा, हमें एहतियाती तदाबीर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम जितना हो सके इस बीमारी के फैलाव को रोकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लिहाजा हम पैनिक नहीं होंगे, लेकिन प्लीज़ वापस मास्क पे तो आ जाना, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं एंड एवरीथिंग विल बी ओके अगेन। और बूस्टर शॉट्स भी जिसने नहीं लगवाए लगवा लें लगे हाथों।